Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी पहली क्लास है क्लास 12 फिजिक्स की, और जिसमें हम लोग आपकी फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को समझेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपके 12th की क्लास का, और प्रीवियस क्लास में आपने जो फिजिक्स देखी है उसका इसमें किस हिसाब से अलग है, उस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगा। आपने 10th में जो फिजिक्स पढ़ी है बच्चों, वो काफ़ी हद तक उसके कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी और वो क्लास 12th में कंटिन्यू है। आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स इसमें मिलेंगे आपको जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखे हैं, यानी कि वो आपके लिए टोटली न्यू हैं। जो टॉपिक्स आपके लिए टोटली न्यू हैं बच्चों, आप उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि नई चीज़ें जो हैं यहाँ से आपको बेसिक से सिखाई जाएंगी और आगे तक आपको हेल्प करेंगी। तो जो चीज़ें हम पहले छोड़ चुके हैं, अगर हम उनको अभी पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं उनको अगर अभी ही हम ढंग से सीख लेंगे तो आगे हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो नए टॉपिक्स होंगे उनको मैं चाहूँगा कि आप बेसिक से सीखना स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है आपके फिजिक्स की बुक की यानी भौतिक की बुक की, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसके बारे में जब हम बात करेंगे आज, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आवेशों के बारे में बात करने वाले हैं। आवेश आप समझ चुके होंगे, अपनी पिछली क्लासेस में आवेशों के बारे में डिस्कशन आपके साथ हुआ होगा। आवेश वे वे राशि है जिनकी वजह से धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर विद्युत धारा को उत्पन्न करना है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना है, तो आवेश उत्पन्न होने चाहिए, यानी आवेश होने चाहिए और आवेशों में गति होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए स्क्रीन पर, हम लोग चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगा जब 11th में जो आप फिजिक्स के अंदर एंटर हुए होंगे, क्लास 11th में, वहां पर आपके पास पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। फिजिकल वर्ल्ड में आपको क्या समझाया गया था बच्चों? फिजिकल वर्ल्ड में आपको फिजिक्स यानी भौतिकी की परिभाषा समझाई गई थी कि वास्तव में फिजिक्स है क्या। आप लोग फिजिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, आप ये देखते हैं कि आपको इसको पढ़ना है और एग्जाम पास कर देना है। क्या ये सिर्फ उतना है या फिर उससे अधिक है? यहाँ पर आपकी, अगर मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में बात करूं, क्योंकि ब्रीफ में मुझे अभी आपके टॉपिक के ऊपर आना है, ठीक है, तो मैं अगर बहुत ही ब्रीफ में बात करूं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर फिजिक्स को डिफाइन किया गया है, और फिजिक्स की डेफिनेशन में एक बात जो बोली हुई है, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको सार बता रहा हूं कि वहां पर यह बोला गया है, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये संभव नहीं है कि आप फिजिक्स को डिफाइन कर पाओ। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि बताओ फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये बात लिखी हुई है कि वास्तव में हम फिजिक्स को परिभाषित नहीं कर सकते, भौतिक विज्ञान को परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या चीज है फिजिक्स? ग्रीक में इसको बोला गया है जो नेचर है, प्रकृति है, वो भौतिक विज्ञान है। ठीक है, जो आप हो, बहुत प्रकृति के अंदर आने वाले सभी जो भी कारक हैं वो भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्लास 11th के ये फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि फिजिक्स जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज ऑल जो कि आप सब्जेक्ट के अलावा सोचते हो, इट इज नेचर। और ये आपकी लाइफ और आपके आसपास, आपके पर्यावरण और वर्ल्ड और यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। इसकी वास्तविक परिभाषा देना थोड़ा मुश्किल है, ये एनसीईआरटी में बोला हुआ है, अदरवाइज जो बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है वो तो हम दे ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस सब बातों को रखते हैं दरकिनार। ये मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि अगर आप समझते हैं कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है तो आप ये मत समझिए। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, भौतिक पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अभी हम चलते हैं आपके क्लास 12 के ऊपर, और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। आप लोग
चिंता मत करिएगा कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पर लिखा जा रहा है। देखो मैं बाइलिंगुअल चला रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। जो चीज इंग्लिश में लिखी होगी वो हिंदी में भी आपको मिलेगी, और आपको इंग्लिश के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर रहना है, इसीलिए मैं ज्यादा इंग्लिश भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश के टर्म्स, ठीक है। तो उसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहें। स्थिर वैद्युत की जो है आपकी 12th की बुक का, फिजिक्स की बुक का यूनिट नंबर 1 है, पहली यूनिट है, और उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब आप अपने चैप्टर के ऊपर आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको चैप्टर के अंदर वास्तव में पढ़ना क्या है, यानी चैप्टर का सार। चैप्टर का सार आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चैप्टर का सार कुछ इस प्रकार से बच्चों कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब हो गए इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मतलब हो गया रेस्ट, मतलब स्थिर। अभी मैं यहां भी समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो जरा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना। और रेस्ट मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो हमको यहाँ पर किस चीज के बारे में बात करनी है, हमको आवेशों के बारे में बात करनी है जो कि रुके हुए हों, और आवेशों के गुणों के बारे में। गुण जैसे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव आदि, ठीक है। तो मैंने आपको सार बता दिया कि चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपको आवेशों के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, आवेशों के बारे में। कौन से आवेश, जो कि रुके हुए हैं, और उनके विभिन्न गुणों के बारे में आपको चर्चा करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। आई होप आप इस बात को समझ पाए हों, ठीक है। आवेशों के बारे में बात करनी है, ऐसे आवेश जो कि रुके हुए हैं। अगर आवेश रुके हुए नहीं होंगे तो अगर चलने लगेंगे तो उसका क्या नाम होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आवेश चलने लगेंगे तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है गतिमान। तो अगर आवेश गतिमान होंगे तो उनको हम फिजिक्स के एक अलग ब्रांच है, एक अलग शाखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ रुके हुए आवेशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आई होप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखो। हमको किस चीज के बारे में बात करनी है, चार्ज के बारे में बात करनी है बच्चों, और ऐसे चार्ज जो कि रुके हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही इधर आके देखो आप, स्थिर मतलब रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब, वैद्युतिकी मतलब विद्युत का जन्म किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अरे आपने परिभाषा पढ़ी है ना, क्या परिभाषा पढ़ी है हमने, हमने परिभाषा ये पढ़ी है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। क्लास 10th की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। तो भाई आवेशों के प्रवाह, अगर यहाँ पर विद्युत की लिखी है, विद्युत लिखा है, तो मतलब उसका सीधा सीधा क्या है, आवेश। तो यहाँ भी क्या बात हो रही है, स्थिर मतलब रुका हुआ, आवेश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो मैं यहाँ पर इन शॉर्ट लिख देता हूं कि हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि भौतिकी की वह शाखा, आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, जब मैं लिख रहा हूं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप लोग क्लास में आते हैं तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के आप क्लास में बैठें, और जैसे मैं लिखता हूं आप लिखिए। अदरवाइज जब मैं समझाने के ऊपर काम करता हूं तो आप समझने का काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं बताता हूं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें रुके हुए या स्थिर, रुके हुए या स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। और ये गुण कौन कौन से होंगे, विद्युत क्षेत्र, जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे
तो आपको पता लग जाएंगे, आपको उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप ब्रॉडली अपने दिमाग में ये रखिए कि गुणों का अध्ययन किया जाता है, कि हमको पढ़ना क्या है चैप्टर में। ठीक है, अब जब बात आ गई है हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है चार्जेस के बारे में, आवेशों के बारे में। तो आवेश के बारे में अब थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अब तक आपको पता है पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आगे की बातें आएंगी उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे चार्ज। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं चार्ज, या फिर इसको ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश। चलिए, आवेशों के बारे में जो जो बातें आपको पता है फटाफट नोट डाउन करेंगे, जो नहीं पता है वो मैं बताते रहूंगा आपको। देखो, आवेश, सबसे पहले परिभाषा किसी भी चीज की आपसे पूछ ली जाती है और आपको पता भी होनी चाहिए कि किसी भी चीज की परिभाषा। जैसे मैंने बोला फिजिक्स, फिजिक्स की परिभाषा बताओ। आपसे आपसे अमूमन ये क्वेश्चन, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स या कोई भी आपसे क्वेश्चन, बताओ फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की परिभाषा। केमिस्ट्री की परिभाषा बताओ, मैथ्स की परिभाषा बताओ। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाती हैं। वास्तव में आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए। फिजिक्स की परिभाषा मैंने अभी अभी आपको बताई कि फिजिक्स को परिभाषित करना उतना सरल नहीं है। आप फिजिक्स को परिभाषित, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिजिक्स के अंतर्गत बहुत कुछ आता है, आप इसे एक छोटी सी परिभाषा के छोटे से क्षेत्र में नहीं बांध सकते। ठीक है, ऐसे ही विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश को परिभाषित भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसको जरा समझो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? इंट्रिंसिक मतलब, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब स्वाभाविक गुण है। किसका? पदार्थ का स्वाभाविक गुण है। समझ रहे हो? परिभाषा कैसे दे पाओगे? पदार्थ का ये तो स्वाभाविक गुण है, मतलब पदार्थ है तो उसमें चार्ज होगा ही होगा। अरे भाई, जैसे द्रव्यमान होता है ना स्टूडेंट्स? देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में। द्रव्यमान है मास। अगर मैं बोलूं कि एक मैंने टेबल लिया, तो टेबल क्या है? एक पदार्थ है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। ये स्वाभाविक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे में चार्ज यानी विद्युत आवेश भी इस टेबल का स्वाभाविक गुण है, मतलब इस टेबल पे कुछ चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, अब वो चार्ज क्या होगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन आपको समझ आया ना आवेश की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण है, परिभाषित नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु होगी उसमें चार्ज होगा, सीधी बात। ठीक है, जैसे द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण, आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान की परिभाषा क्या है या समय की परिभाषा क्या है, नहीं परिभाषित कर सकते, है ना? तो सॉरी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का स्वाभाविक गुण है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो आपको पता भी होगा, इसे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? क्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। मेरे साथ लिखते रहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसे क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा? कूलाम। किससे निरूपित करते हैं इसे? कूलाम, और इसे हम बोलते हैं कूलॉम। और इसे निरूपित करते हैं किससे? इसको हम निरूपित करते हैं, अगर कूलाम लिखा हो, ठीक, सी लिखा हो तो भी मतलब उसका क्या है? कूलाम है। ठीक है ना? तो हम इसको कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, नंबर 4। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आसान है, जो आसान आसान चीजें हैं उसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, फटाफट लिख रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, धन आवेश। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 इज नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, ध्यान रहेगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, विद्युत आवेश के बारे में हमने 4 बातें अब तक पता लगा ली। और बातें पता लगाते हैं और इसको डिस्कवर करते हैं। और एक और पॉइंट बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान दो। नंबर 5वां पॉइंट, समान आवेश। अब ये बात भी आप में से काफी बच्चों को पता होगी। समान आवेश यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जबकि असमान आवेश यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समान आवेश होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी एक आवेश है नेगेटिव ऋण आवेश और दूसरा आवेश है ऋण आवेश, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को धकेलेंगे, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और ये दूर दूर जाएंगे। ठीक है, अगर उसके दूसरी तरफ मैं बात करता हूं कि एक ये है धनावेश और एक ये है इधर ऋण आवेश। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, ऐसे। बात समझ रहे हो? तो धन आवेश और ऋण आवेश अगर अलग अलग हो गए, यानी कि अगर असमान हो गए, ठीक है, असमान की जगह हम इसे विपरीत लिख सकते हैं, विपरीत आवेश होंगे, यानी एक धन होगा एक ऋण होगा, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और अगर सेम होंगे, एक ऋण हुआ दूसरा भी ऋण हुआ, या फिर एक धन हुआ दूसरा भी धन हुआ, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आई थिंक कि आपको ये बात पहले से पता भी होगी। ठीक है, अब एक और चीज जिसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, वो ये कि सपोज हम बोलते हैं कि कोई वस्तु उदासीन है, उदासीन यानी न्यूट्रली चार्ज्ड। क्या मतलब हुआ इसका? आपको बोला जाए कि अभी हमने क्या बात कर रहे थे, अभी हम ये बात कर रहे थे कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी वस्तु का स्वाभाविक गुण है आवेश। तो भाई हम अगर कोई भी वस्तु लेंगे उसके अंदर आवेश होगा, सीधी बात। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर होगा, लेकिन आप बोलोगे सर अगर आवेश होगा तो आवेशों के कारण तो विद्युत प्रवाह होता है, आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत बनती है, और विद्युत बनेगी तो हमको उस चीज को, उस वस्तु को छूने में उसका एहसास क्यों नहीं होता, या फिर हमें करंट क्यों नहीं लगता, है ना? बोलोगे आप? बिल्कुल बोलोगे। तो करंट हमको इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो वस्तु उदासीन होती है, यानी कि उसके अंदर आवेश नहीं होते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये गलत बात होगी। आवेश होते हैं, लेकिन जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है उसका टोटल चार्ज, और उसको हम उदासीन वस्तु बोलते हैं। समझ गए? तो न्यूट्रली चार्ज कोई भी बॉडी होगी, आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे कि उसके अंदर आवेश नहीं है, गलत बात। आप बोलोगे आवेश है, लेकिन जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं। आवेश जो है एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, इसीलिए ये वस्तु उदासीन है। समझ गए? चार्ज के रूप से, चार्ज के दृष्टिकोण से ये वस्तु क्या है, उदासीन है। आई होप इस बात को समझ पाए होंगे। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर में एंट्री मारेंगे, और एंट्री मारने से पहले मैं आपके साथ एक दो छोटी छोटी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कि आप या फिर आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है, आपके घर में कारपेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मजाक मत लीजिएगा, आप इसको करके देखिएगा। कारपेट यानी जो दरी होती है, आप क्या करना, दरी पर पैर रगड़ के चलना। पैर मतलब चलते हैं ना जैसे, तो पैर उठा के मत चलना, पैर उस पर घिसते हुए चलना। ठीक है, अब जब आप पैर रगड़ कर चलेंगे तो उसके बाद आप इमीडिएटली दरवाजे का जो हैंडल होता है, या फिर लोहे का, मेटल का जो हैंडल होगा उसको टच करना। दरवाजे का हैंडल या जो लोहे का, मेटल का हैंडल होगा उसको टच करना। आपको करंट, मेटल होना चाहिए, यानी धातु होना चाहिए, कोई भी धातु। ठीक है, क्या करना है आपको, पैर रगड़ कर चलना है कारपेट पर, दरी पर, और उसके बाद आपको
दरवाजे के हैंडल को, जो धातु का बना होता है कोई हैंडल, उसको आपको टच करना है, आपको करंट का एहसास होगा। ठीक है। और इसके अलावा कभी आपने ये महसूस किया भी होगा, बहुत बच्चों ने ये महसूस किया होगा, अदरवाइज आपने देखा होगा जब गैस ऑन करते हैं, आप लोग गैस स्टोव ऑन करते हैं, तो कई बार आप जब लाइटर से गैस ऑन करते हैं तो आपको हाथ में करंट का एहसास होता है, आपको लगता है कि आपको करंट लगा, जैसे ही आप लाइटर को दबाते हैं गैस ऑन करने के लिए तो आपको लगता है करंट लगा। ये जो दो बातें, और इसके अलावा एक और बात, अगर ये दोनों ही आपके साथ नहीं हुए तो तीसरी चीज तो हुई होगी, आप क्या करोगे, कागज जो होगा, कागज के टुकड़े करोगे, पट्टियां। ठीक है, देखो इस बात का रिलेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं करने के लिए, और ये आसान है, आप इसको समझ पाओगे। कागज के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ठीक है, पट्टियां, और उसके बाद उनके ऊपर क्या करनी है, इस्त्री, प्रेस, और इस्त्री करने के बाद उसको कहाँ लेके जाना है, टीवी के ऊपर। इस्त्री करने के बाद आप उसको टीवी स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे। क्या देखते हैं आप, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और ऐसा क्यों होता है ये हम अगले क्लास में चर्चा का विषय रखेंगे। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये जो प्रैक्टिकल्स है बच्चों, ये जो डेली लाइफ हम लोग ये जो काम करते हैं, दैनिक जीवन में ये जो काम करते हैं, वास्तव में यही फिजिक्स है। अभी हम लोग फिजिक्स के डिफाइन कर रहे थे ना, तो फिजिक्स को डिफाइन करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये जो डेली लाइफ में मैंने आपको जो बात बोली कि आप दरी पर पैर रगड़ के चलेंगे, कोई धातु की वस्तु को छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, वास्तव में यही भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन है, क्योंकि ये हमारे आसपास चारों तरफ हर समय मौजूद होता है। तो जब भी आप ये प्रैक्टिकल करेंगे, आपको जो भी एनालिसिस होगा उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि आपको क्या क्या पता लगा होगा, क्या क्या आपने महसूस किया होगा, और फिर उसके पीछे के रीजन बताए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज की डेट में पढ़ा। आज की डेट में हमने विद्युत आवेश के बारे में काफी कुछ चीजें समझी। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, वो ये है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी कि कहीं भी आवेश का स्थानांतरण होगा, आना जाना होगा, तो उसके साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु पर आवेश बढ़ता है तो उसके ऊपर द्रव्यमान की भी वृद्धि होगी, और आवेश कम होता है तो द्रव्यमान की भी कमी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। समय की कमी के कारण आज की क्लास को हम यहाँ पर रोकते हैं, और आगे की क्लास में इसी के आगे करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आप एक बार घर में जाकर उन्हें जरूर रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपकी बुक का वन ऑफ द आई थिंक ईजी पार्ट है। आपको यदि वो समझ में आ जाए तो आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग कूलाम के नियम को समझेंगे, जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट नियम है, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप घर से एक बार इसको ज़रूर रिवाइज करके लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।